यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के यहाँ पर टेस्ट है, टेस्ट नंबर हम लोग देखेंगे पहला, और यहाँ पर जीएस वर्ल्ड है, इसका टेस्ट रहेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अभी देख चुके हैं, करीब 7 से 8 पेपर हम लोग देख चुके हैं। DIS है उसका पेपर, यूपी पीसीएस का देख चुके हैं। ठीक है, और अपना चैनल यूकेटी, इसका भी हम लोग यहाँ पर 2 पेपर देख चुके हैं, और अपना यूकेटी का भी पेपर तीसरा हम लोग लेके आएंगे जल्दी, है ना, अच्छे क्वेश्चन फ्रेम के साथ। और अभी चल रहा है, मतलब यहाँ पर उसका क्वेश्चन का जो निकालने का फ्रेम करने का तरीका है वो भी हो रहा है रेडी। तो वहाँ से तीसरा पेपर भी आपको जल्दी मिलेगा। और यहाँ से जो जीएस वर्ल्ड है इसका पहला पेपर यहाँ से हम लोग अभी देखेंगे आज। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर दृष्टि का भी देखेंगे, जितने भी पेपर हैं यूपी पीसीएस के वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यहाँ पर एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के यहाँ पर टेस्ट हो गए हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, स्टार्ट करते हैं 1 से, देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला है पूर्ण पाषाणकालीन मानव के जीवन, उपकरणों तथा आजीविका के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वह मुख्यतः शिकार एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर होते थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा? करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, वे लघु पाषाण उपकरण जो थे, कोर फ्लैग, उनका उपयोग करते थे। ये बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर कोर फ्लैग तकनीकी का प्रयोग करते थे। उपकरण पत्थर, क्वार्ट्ज के होते थे वो। ठीक है, वह धातु के उपकरणों, पशुपालन से परिचित होते थे। ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर धातु व पशुपालन का ज्ञान नवपाषाण काल में हुआ था। यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या है? तो आंसर हो जाएगा 1, 2, और उसके उपकरण मुख्यतः क्वार्ट्ज और जो बताया मैंने आपको कोटाजेट के होते थे। ये बात सही है, राइट। 1, 2, 4 करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड नंबर है, भारत में पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के अवशेष एक ही क्षेत्र में पाए जाने का मुख्य कारण क्या था? देखो, एक ही क्षेत्र में पाया गया था, इसका मुख्य कारण था क्योंकि उस क्षेत्र की भौगोलिक जो निरंतरता थी, उसमें संसाधनों की उपलब्धता होने के कारण यहाँ पर एक ही क्षेत्र में पाए गए थे। ठीक है, और आंसर क्या होगा? बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, बोला उस क्षेत्र में कृषि का शीघ्र विकास हुआ था। ठीक है, शीघ्र यहाँ पर इसमें विकास नहीं हुआ था इसमें, क्योंकि यहाँ पर नगर सभ्यता काफ़ी बाद में आई थी। ठीक है, तो इस टाइप से 20 से बी नंबर यहाँ से करेक्ट है दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रागैतिहासिक जो मानव है उसके जीवाश्म नर्मदा घाटी होशंगाबाद क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। नर्मदा घाटी से प्राप्त मानव अवशेष को नर्मदा मानव कहा जाता है। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये अवशेष होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बीच की कड़ी मानी जाती है। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, ये खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1982 में की गई थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी जो हो जाएगी, ये करेक्ट है भी। चौथा, ये खोज गंगा घाटी से संबंधित है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि गंगा घाटी से संबंधित है ना, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्व पाषाण काल, शिकारी, संग्रहकर्ता, पत्थर के उपकरण यहाँ पर इसमें देखने को मिलते थे। ठीक है, ये बात तो मैंने बताई आपको। बेलन व नर्मदा घाटी पाषाण कालीन निरंतर की मानव बसाहट थी, और नर्मदा मानव, ये क्या है? मानव, भारतीय मानव के विकास की सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी बताता था। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या होगी? ये बात गलत हो जाएगी। 1, 2, 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सराय नाहर, राय एवं महदहा से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। ये स्थल गंगा घाटी की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति जो थी उससे संबंधित है। चौथे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? चौथे का पहला यहाँ से करेक्ट है ना। सेकंड बात है, इन स्थलों में मानव समाधियाँ प्राप्त हुई थी। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, यहाँ से आभूषण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, ये स्थल नवपाषाणकालीन कृषि संस्कृति से प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करते थे। चौथी बात यहाँ से गलत है। ठीक है, चौथी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये नवपाषाण कृषि संस्कृति नहीं दर्शाते थे। ठीक है, 3 बातें सिर्फ इसकी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दमदमा एवं विंध्य क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। दमदमा से एक साथ कई मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। पहली बात, 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पहला क्या होगा? 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो है ये करेक्ट है। ठीक है, दमदमा उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड में सही है। विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक मानव कंकाल नवपाषाण काल के मिले थे। ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि मध्य पाषाण काल से संबंधित थे, नवपाषाण काल से नहीं थे वो। दमदमा मानव अवशेष के अध्ययन से शिकारी संग्रहकर्ता के जीवन की पुष्टि होती थी। ये बात करेक्ट है। 1, 2 और 4 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए स्टेटमेंट इसका 5वीं का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से देखते हैं,
लहुरादेव एवं नवपाषाण काल के संबंध में विचार करना है। लहुरादेव झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल होगा, है ना। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये छठे का करेक्ट है। सेकंड, यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी जीवन एवं कृषि को अपनाया है। तीसरी बात क्या हो जाएगी, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, है ना। तीनों बातें सही है। चौथा, नवपाषाण काल में धातु उपकरणों का व्यापक रूप से उपयोग प्रारंभ हो गया था। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि धातु का व्यापक प्रयोग बाद में हुआ था, यहाँ से इसमें नहीं हुआ था। नवपाषाण काल स्थायी जीवन में विकसित हुआ था। चावल की खेती के प्रारंभिक यहाँ पर प्रमाण साक्ष्य है। और लहुरादेव भारत का प्राचीन एक कृषि स्थल था। ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर है, पाषाणकालीन मानव निवास के प्रकार एवं संस्कृति विशेषताओं के बारे में विचार करना है। पूरा पाषाण काल में मानव का निवास मुख्यतः नदी तटों पर आसपास होता था। 7वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है ना। 7वें का पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकंड बोला मध्यकालीन मध्य पाषाण काल में गुफा एवं शैलाश्रय निवास का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। सही बात है, क्योंकि यहाँ पर मध्य पाषाण काल में शैलाश्रय जो होते थे अस्थायी लेकिन संगठित जीवन था उसमें। सही बात है, दोनों सही है। तीसरा, नवपाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकानों का प्रारंभ हुआ था, निर्माण प्रारंभ हुआ था। ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि नवपाषाण काल में स्थायी गांव व कच्चे पक्के मकान देखे गए थे। चौथी बात है, ताम्रपाषाण काल संभवतः पूर्ण घुमंतु जीवन से था। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ताम्रपाषाण काल में स्थायित्व बढ़ चुका था और ताम्रपाषाण काल में घुमंतु बताना एक गलत बात होगी। तो ये बात गलत है। आंसर क्या होगा, 1 2 3 करेक्ट है ए। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित स्थलों पर और उनके काल निर्धारण के समय विचार करना है। कैथा मध्य प्रदेश में स्थित एक ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित होगा। पहली बात, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, चिरान बिहार में स्थित नवपाषाण काल संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल केंद्र है। सही बात है, चिरान नवपाषाण काल का है, कैथा ताम्रपाषाण काल का है। और दमियाबाद महाराष्ट्र में स्थित तथा पूर्णतः हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा है। ये बात गलत है, क्योंकि दमियाबाद पूर्णतः हड़प्पा नहीं है, बल्कि अब मिश्रित संस्कृति तत्व होगा। ये बात गलत हो जाएगी। पाषाण कांस और लौह युग के प्रथम और व्यवस्थित विभाजन थॉमसन द्वारा दिया गया था। क्या बात सही है? चौथी बात यहाँ से करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 2 4 सही है, तो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की जो व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था, उसके बारे में विचार करना है। धोलावीरा से विशाल जल संरक्षण प्रणाली के प्रमाण मिले थे। पहली बात, 9वें का पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, हड़प्पा सभ्यता में सरसों, तिल, जौ और गेहूं की खेती की जाती थी। सही बात है ना। विभिन्न फसलें थी, उन्नत कृषि देखी जाती थी यहाँ पर, ठीक है। जल प्रबंधन को लेकर हड़प्पा नगरों की आत्मा भी कहा जाता था इनको, ठीक है। तो ये बात हमारी सही हो जाएगी। और चन्होदड़ो केवल धार्मिक केंद्रों को लेकर के गतिविधियों से रहित था। ये बात गलत है, क्योंकि चन्होदड़ो आर्थिक केंद्र था, है ना, धार्मिक यहाँ पर नहीं था, इसमें गलत हो जाएगी। चौथी बात है, हड़प्पा नगरों में जल प्रबंधन का नियोजन अभिनंग था। ये चौथी बात करेक्ट है। 1 2 और 4 सही है यहाँ से इसका, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 नंबर यहाँ से इसमें बोला है, निम्नलिखित पर विचार करना है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्खनन किया गया प्रथम स्थल रोपड़ था। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात रोपड़ सतलुज नदी के तट पर स्थित है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, मोहनजोदड़ो चन्होदड़ो दोनों सिंध क्षेत्र में स्थित हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, सुरकोटदा पूर्णतः पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा स्थल है। ये बात गलत है, क्योंकि सुरकोटदा जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है गुजरात में। ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 3 करेक्ट है, ये आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र के प्रमाण प्राप्त थे और वह राजस्थान में स्थित है। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 11वें का, जो सही आंसर होगा 11वें का, 11वां 10वां 9वां तो ये था, हाँ ठीक है 11वां ही होगा। 11वें का आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट है कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान के अग्निकुंड, हल से जुते हुए खेत और क्रीड़ा स्थल के संकेत मिलते थे, ठीक है। आंसर डी। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। पहला क्या होगा, 12वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे स्थित था। सही बात है। लोथल घग्गर नदी के अवस्थित है। ये बात गलत है, लोथल साबरमती घग्गर नहीं, है ना, कालीबंगन घग्गर नदी संबंधित है। 1 2 4 सही आंसर ए करेक्ट होगा।
है ना। आगे आते क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गए कथन और यहाँ पर कारण है, देखते हैं इसको। 13 नंबर को कथन और कारण यहाँ पर दे रखा है। पहले यहाँ से कथन, चनोदड़ और लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट है ना। सेकंड बात है चनोदड़ों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये मन का निर्माण प्रमुख केंद्र को लेकर था। लोथल गोदी जो थे उसके व्यापार धातु को लेकर, किस लिए यहाँ पर कथन कारण सीधे तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। तो दोनों बातें यहाँ से इसकी सही है। तांबा ढलाई को लेकर के संघ प्रमाण मिलते थे इसके, ठीक है, मन का निर्माण में। दोनों बातें सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन आगे आते हैं 14। नंबर क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। हड़प्पा स्थल और इसकी क्या विशेषता होगी, ठीक है। 14 में पहला कालीबंगन हल से जुते हुए खेत था, ठीक है, तो 31 हो जाएगा। आगे लोथल क्या था, लोथल आपका डाकयार्ड गोदी, धोलावीरा आपका जल प्रबंधन को लेकर के, और मोहनजोदड़ो आपको जाएगा विशाल स्नानागार। करेक्ट आंसर 14 का ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 15 नंबर 15। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संबंध में विचार करना है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा था। पहली बात 15 का क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, धोलावीरा में जल संरक्षण नगर योजना का केंद्रीय तत्व था। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी, ये भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, हड़प्पा नगरों में सड़कें अव्यवस्थित थीं, ठीक है, तो हड़प्पा नगर में सड़कें क्या थी, सड़कें जो थी ये ग्रिड पैटर्न में थी, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। चौथा, नगरों का विभाजन दुर्ग और निचला नगर में था, और निचला नगर में था, ये बात करेक्ट है। 1 2 4 यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी बात सही हो जाएगी। 15 का आंसर ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन 16 आते हैं। क्वेश्चन 16 है, भारत में लोहे के प्रारंभिक प्रयोग के बारे में कौन सा कथन सही होगा। 16 में पहली बात है, देखो यहाँ पर जो सही बात है, लोहे का उपयोग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास जो हथियार थे उसके निर्माण थे शुरू हुआ था। बी क्या होगा, 16 का सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर दस्तावेज के अनुसार भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास शुरू हुआ था, और सबसे पहले इसका उपयोग तीर की नोकों, भालों और तलवारों जैसे हथियारों में किया जाता था, और लोहे के कठोर होने के कारण ये तांबे कांसे से बेहतर माना जाता था। बी 16 का सही आंसर है। 70 नंबर, गंगा घाटी की बहने जंगलों को साफ करने में किस उपकरण का ऐतिहासिक भूमिका निभाई जाती थी। करेक्ट आंसर 17 का हो जाता था। ये करेक्ट आंसर, ये जो लोहे की कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़, उसको पाठ के अनुसार लोहे की हथियार बाद में लोहे की कुल्हाड़ियाँ बनाई गई थी, जिसका उनका उपयोग गंगा जो घाटी से उस घने जंगलों को साफ करने को लेकर करते थे, और इसी बाद में उस क्षेत्र की भारी मिट्टी यहाँ पर की जो खेती थी उसमें संभव हो सकी थी, ठीक है। क्या होगा, 17 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 आते हैं, 18 नंबर। क्वेश्चन 18 यहाँ से क्या होगा, 18 का 17 हो गया, तो 18 वैदिक काल में वैदिक काल में पुरोहितों को वैद्य क्यों माना था। 18 का आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि उनमें जड़ी बूटी और पेड़ पौधों की पर गहरी जानकारी होती थी, ठीक है। जब कोई बीमार पड़ता था तो वह दवा देने के लिए बुलाते थे इनको। 19 शिष्य गुरु के पाठ को दोहराते हैं, तो आप पर ऐसा लगता है कि टर कर रहे हो, ये वर्णन कहाँ मिलता है। आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर क्या है, 19 का सही आंसर यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद के एक सूक्त में यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मनोरंजन के संबंध में सही होगा। मनोरंजन के बारे में कौन सी बात सही है, आंसर हो जाएगा जुआ खेलना सबसे प्रिय मनोरंजन है, ये बात ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 20 नंबर में यद्यपि उस समय के लोग रथ दौड़, संगीत और नृत्य के शौकीन थे, लेकिन पाठ के अनुसार जुआ खेलना सबसे एक प्रिय मनोरंजन माना जाता था, ठीक है। क्वेश्चन 21 21 नंबर है, उत्तर वैदिक काल की जो वेशभूषा थी, ठीक है, उसके संबंध में विचार करना है, उसके बारे में यहाँ पर विचार करना है। ये बोला है कि जो कौन सा इसके बारे में कथन सही होगा। इसके बारे में जो सही कथन है, ये पहनावे का मुख्य रूप 2 वस्त्रों ऊपर से और नीचे की ओर होते थे। बी यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि कहने का मतलब था इस काल में लोग पहनावे में 2 वस्त्र होते थे, एक थेक रख एक मतलब शरीर के ऊपरी हिस्से को लेकर के, दूसरा नीचे के लिए, ठीक है। इसके अलावा सिर पर पगड़ी बंधी होती थी, और धनी लोग जरी के कसीदे वाले वस्त्र पहनते थे, है ना।
आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 सोम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। 22 में सोम के बारे में देखते हैं। पहला बोला है ये एक नशीली सुरा थी जो रोजाना पी जाती थी। सोम एक अति विशिष्ट पेय था, ना कि साधारण नशीला। ठीक है, क्या होगा इसका? पहला गलत हो गया है ना। सेकंड बात है ये एक अति विशिष्ट पेय था जो धार्मिक उत्सव में पिया जाता था, ये बात करेक्ट है ना। सेकंड बात सही है। तीसरा बोला इसे तैयार करना कठिन प्रक्रिया थी, ये बात भी करेक्ट है। ठीक है, तो 2 3 सही है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 बोला वैदिक अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सामान्य व्यवस्था की श्रेणी में आता था? सामान्य व्यवस्था की श्रेणी में कौन आता था? आंसर हो जाएगा 23 का डी, इनमें से धातु कर्म और बढ़ईगिरी आता था पहला तो। ठीक है, और दूसरा इसमें मछली मारना और पशुपालन, चमड़े का काम। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? 23 का डी करेक्ट है। ठीक है सभी। क्वेश्चन 24 वैदिक काल में लोगों को आहार डाइट में मुख्य रूप से क्या शामिल होता था? देखो यहाँ पर शामिल होता था क्या? आंसर हो जाएगा 24 का लोग दूध, मक्खन, घी, फल, सब्जियां, अन्न, मांस है ना, और शहद, ये सब यहाँ पर प्रचुर मात्रा में सेवन करते थे। डी 24 का सही आंसर हो जाएगा इसका पूरा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन है 25 नंबर। समाज में पुरोहितों के प्रथम स्थान प्राप्त करने का मुख्य कारण क्या था? इनका मुख्य कारण था पुरोहित इतने प्रभावशाली हो गए थे कि उन्होंने समाज में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया था, और इसका मुख्य कारण था कि उन्होंने धर्म को समाज में केंद्र में और अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया था। 25 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 26 आते हैं। 26 नंबर है सोहन संस्कृति किस पाषाणकालीन संस्कृति का दूसरा नाम है? क्या होगा इसका आंसर? सोचो अब। आंसर हो जाएगा 26 का सही आंसर निम्न पूर्व पाषाण काल में जो संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया था। उत्तर पश्चिम में सोहन संस्कृति, चापर चोपिंग, पेबुल संस्कृति, और दक्षिण भारत में मद्रास संस्कृति, सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान में इसके साक्ष्य मिलने के कारण इसे सोहन संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से 26 का एक करेक्ट है। 27 नंबर है 27 बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में किस स्थल से अस्थि और निर्मित माता देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी? 27 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी लोदंगा नाला क्षेत्र से पूर्व उच्च पाषाण काल के अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति मिली थी, जो वर्तमान में कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। बी आंसर होगा। 28 फलक संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने किस काल से है ये? आंसर हो जाएगा 28 का पूर्व मध्य काल जो होगा इसका आंसर होगा। और ये पत्थर के तोड़े गए टुकड़ों के बने उपकरण की प्रधानता होती थी, जैसे इसके पर खुरचना और बेधक। इसी कारण HD संकालिया ने इस काल को फलक संस्कृति का नाम दिया था। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मध्य पाषाण काल में संबंध में दमदमा नामक पुरस्थल एक ही कब्र में कितने कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले थे? आंसर हो जाएगा 29 का सही आंसर ये 3। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थल में दमदमा के कुल 41 मानव समाधान प्राप्त हुए थे। इसमें से 5 कब्रें युग 2 कंकाल समाधान किए और 1 कब्र ऐसी जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। 29 का बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है क्वेश्चन नंबर 30 खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? आंसर हो जाएगा 30 का यह प्रारंभ हुई थी मानव इतिहास में व्यवस्थित कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ था, और इसी काल में मनुष्य ने स्थिर जीवन जीना शुरू किया था और अनाज जौ गेहूं उत्पादन में प्रारंभ किया था, और मेहरगढ़ इस काल का प्रमुख कृषि स्थल था। 30 का सी स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, नवपाषाण काल। ठीक है, 31 आते हैं। 31 दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या होगा देखते हैं। इसमें बोला है ये संस्कृतियां मुख्य रूप से लव युग से संबंधित थी। 31 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा?
करेक्ट है। सेकेंड, इन कब्रों में लोहे के उपकरण के साथ काले और लाल मृतभांड क्या होते थे, पाए जाते थे। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से, दोनों बातें करेक्ट है तो सी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 32, 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पर महापाषाणिक समाधि का प्रकार नहीं है? महापाषाणिक समाधि का एक प्रकार नहीं है। आंसर हो जाएगा 32 का सही आंसर। 32 का सही आंसर होगा यहाँ से क्या? करेक्ट आंसर डी होगा जैसे बिहार। विहार इसका आंसर। विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं का निवास का स्थान कहा जाता था, जो जबकि यहाँ पर शिष्ट जो था ये पत्थर के पेटी डोलमेट में इनका पत्थर की मेज जैसे यहाँ पर संरचना को लेकर के यहाँ बताते थे। ठीक है। 33, ऋग्वैदिक कार्यों का मूल निवास स्थान आकटिक क्षेत्र था, यह मत किसने प्रतिपादित किया था? बताना है आपको। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 33 का ये बी बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर होगा। ऋग्वैदिक कार्यों का मूल निवास आकटिक में क्षेत्र में था, जो मत दिया था कि बाल गंगाधर तिलक इसका 33 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 यज्ञ जो है उस युद्ध के संबंध में कौन सा कथन यहाँ से गलत है? 10 यज्ञ के बारे में कौन सा कथन गलत होगा? आंसर हो जाएगा 34 का सी। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर इस युद्ध में सुदास की हार हुई थी, ये बात गलत है ना। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सुदास की हार हुई थी, तो मतलब ये गलत बात है इसकी, क्योंकि इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी, जिससे सर्वोच्चता स्थापित हुई थी। 34 का सी करेक्ट है। 35, ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठनों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? सही अवरोही क्रम हो जाएगा 35 का ये जन 20 ग्राम कुल। ठीक है, जन 20 ग्राम कुल इसका आंसर होगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई जन मतलब कबीला होती थी, जिसका प्रमुख राजन होता था। 20 में ग्राम, और ग्राम सबसे छोटी इकाई की कुल परिवार में विभाजित होती थी। आंसर यहाँ से एक करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, 36 आते हैं, देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 36 का सही आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा, तृतीय मंडल इसका सही आंसर है, क्योंकि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, और ये मंत्र सूर्य देवता सविता को समर्पित होगा। बी आंसर होगा। 37, ऋग्वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था? बलि शब्द का क्या अर्थ था? आंसर हो जाएगा 37 का बलि शब्द ऋग्वैदिक काल में राजा कोई स्थायी कर या टैक्स नहीं तो मिलता था। ठीक है, प्रजा अपनी स्वेच्छा से जो अंश राजा को देती थी उसे बलि कहा जाता था। 37 का सी। 38 आते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वैदिक समाज में संबंध में अमाजू है ना, अमाजू जो है ये किसे कहा जाता था? अमाजू किसे कहते थे? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर, ये वह कन्या जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, है ना। आंसर क्या होगा? 38 का ए करेक्ट है। अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था, जो समाज में प्रतिशतात्मक था, लेकिन महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक होती थी। ठीक है, अच्छा है ना, तो ये आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 39, उत्तर भारत में किस स्थल से महापाषाणिक समाधान के साक्ष्य मिलते थे? 39 का आंसर हो जाएगा क्या? बी करेक्ट है, बुर्जहोम। ठीक है, उत्तर भारत में कश्मीर के बुर्जहोम और गुफकराल जैसे स्थलों में महापाषाणिक परंपरा के साक्ष्य विशाल शिलाखंड का घेरा प्राप्त हुआ था। 39 का बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39-40। 40 नंबर है, ऋग्वैदिक धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? ऋग्वैदिक आर्य मूर्ति पूजा का और मंदिर निर्माण करते थे। पहली बात क्या होगी? 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक जो थे, ऋग्वैदिक आर्य की प्रकृति शक्तियों की पूजा करते थे। हालांकि ऋग्वेद में कहा गया कि सत एक विद्वान उसे अलग नामों से पुकारते थे। इन्हें युद्ध और वर्षा के देवता मानते, जबकि यहाँ पर वरुण, जल और नैतिक व्यवस्था थे। तो जो आंसर हो जाएगा 40 का बी स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये वाला करेक्ट होगा। 41 है, 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन 41। हर्यक वंश किस शासक को श्रोणिक नाम से भी जानते थे? हर्यक वंश के किस शासक को श्रोणिक नाम से भी जाना जाता था? 41 का आंसर हो जाएगा बिंबिसार इसका सही आंसर होगा। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और जैन साहित्य में उसे श्रोणिक कहा जाता था, और उसने वैवाहिक संबंधों कौशल, वैशाली, मद्र और मधुस के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तार में किया था। बी आंसर होगा।
42 नंबर क्वेश्चन है 42। 42 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से बोला है कि किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? आंसर क्या होगा? आंसर 42 का हो जाएगा करेक्ट। यहाँ से ये सी करेक्ट है, उदयन इसका आंसर होगा। ठीक है, उदयन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, उदयन इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये उदयन बोल सकते हैं उदयभद्र ने सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गंगा और सोन पर संगम और पाटलिपुत्र पर कुसुमपुर की स्थापना की लेकर मगध की राजधानी राजगिर में स्थानांतरित पाटलिपुत्र बनाई थी। सी आंसर होगा 42 का। ठीक है, 43 आते हैं। 43 नंबर, प्रथम बहु संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सोचो इसका आंसर क्या होगा, बताओ सोच के। क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर होगा इसका, सोच इसलिए होगा 43 का करेक्ट आंसर। यहाँ से डी करेक्ट है, अजातशत्रु इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, शिशुनाग वंश किस शासक के समय द्वितीय बहु संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था? करेक्ट आंसर 44 का हो जाएगा शिशुनाग कालाशोक। यहाँ से इसका आंसर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। इसके शासनकाल में 10वें वर्ष 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बहु संगीति की हुई थी और इसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। 45 नंबर है, 45 बोला कि सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला जो था और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण करना, यह किसने धारण की थी? इसको आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर। यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचो। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 45 का, ये सी आंसर होगा, महापद्मनंद इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा मगध शासक सिकंदर महान का समकालीन था? 46 का आंसर हो जाएगा, ये था धनानंद इसका आंसर होगा। नंदवंश का अंतिम सम्राट धनानंद सिकंदर का समकालीन था और यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज कहा था और इसी कारण 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 नंबर है, मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और वहां की जिन मूर्तियों की उठाकर ले आया था वो कौन था? किस शासक ने? तो आंसर हो जाएगा 47 का आंसर सी, महापद्मनंद इसका आंसर होगा। ठीक है, खारवेल के हाथीकोंबा अभिलेख जो था उसमें से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग विजय की थी और यहाँ पर वहाँ से जिनसेन की प्रतिमा मगध ले आया था और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखना है। आगे आते हैं, क्वेश्चन 48 है, हर्यक वंश अंतिम शासक यहाँ पर कौन था जिसने उसके अमात्य शिशुनाग को परिचित कर दिया था, मतलब हटा दिया था, यहाँ से पद से हटाया था? आंसर क्या होगा? 48 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा, नागदशक इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 48 का करेक्ट आंसर नागदशक, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को जनता ने अयोग्य मानकर विद्रोह किया था और उसके अमात्य शिशुनाग से हटाकर शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 नंबर है, नंदवंश के पतन के मुख्य कारण क्या था? नंदवंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? 49 का करेक्ट आंसर था कि जो अत्यधिक करारोपण और जनता के अलोकप्रियता, है ना, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। धनानंद जो था, धनानंद 1 करोड़ और लालची शासक था जिसने जनता पर भारी कर लगाए थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से जनता के इसी असंतोष का लाभ उठाकर नंद सत्ता का विनाश किया था। करेक्ट आंसर 49 का सी। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, नंद शासन के तहत महत्व के संबंध में विचार करना। उन्होंने प्रथम बार एक सुव्यवस्थित नौकरशाही जो और विशाल सेना का गठन किया था। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। नंदू के समय में ही व्याकरणाचार्य पाणिनि हुए थे, सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 50 का आंसर सी। 51 मौर्य इतिहास के स्रोतों के बारे में विचार करना है। कौटिल्य का शासन मुख्य रूप से एक आर्थिक ग्रंथ है। पहला 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है मुख्य रूप से राजनीतिक और शासन कला पर आधारित था, ना कि केवल अर्थशास्त्र पर। तो ये बात गलत हो जाएगी। मेगास्थनीज की इंडिका अपने मूल रूप से उपलब्ध नहीं थी, उनके अंश बाद में लेखकों के उद्धरणों से मिलते हैं, सही बात है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के जो विरुद्ध चाणक्य की चालों को वर्णन करता है, ये बात भी करेक्ट है। 2 और 3 51 का सही आंसर है। 52 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटस के बीच हुए युद्ध के बाद संधि के संबंध में क्या सही नहीं था? आंसर हो जाएगा सही नहीं था, जो ये सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, क्योंकि यहाँ पर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था, न कि बिंदुसार के।
बिंदुसार के दरबार में सीरिया का यहाँ पर जो राजा एंटियोकस था वही डेमिकस को भेजा गया था। डी आंसर 52 का सही हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अमित्रघात शत्रुओं का विनाश करने वाला के नाम से किस मौर्य शासक को जानते थे? आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा जी बी करेक्ट है बिंदुसार। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा था जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात है। वह जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय से जो प्रतिसंहिष्णु था। ठीक है 54 अशोक के कलिंग युद्ध के 261 ईस्वी पूर्व के संबंध में विचार करना है। ये कौन सा कथन सही होगा? कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में और युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म पर अपनाया था। ठीक है और भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई थी। 54 का सी आंसर करेक्ट है यहाँ से। 55 नंबर है अशोक के धम्म स्वरूप के बारे में क्या सही होगा इसमें ये बताना है। देखो अशोक के धम्म कोई संप्रदाय नहीं बल्कि यहाँ पर एक नैतिक संहिता थी। इसे प्रचार के लिए उसने धम्मापात्रों की नियुक्ति की थी और राजुक न्याय और राज्य से संबंधित अधिकारी होते थे। आंसर क्या होगा 55 का बी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन 56 है निम्नलिखित पर विचार करना। सूची को सूची 2 देखते हैं। नाम उपाधि स्रोत इनके अशोक क्या होगा? ठीक है 56 अशोक का व्यक्तिगत नाम मास्की है ना। क्या था? मास्की। तो ये हो जाएगा इसका इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद प्रियदर्शनी या प्रियदर्शी आपका दीपवंश और महावंश राइट। और मगधराज भ्रू शिलालेख और ये आपका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इस टाइप से ए सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 नंबर मौर्यकालीन प्रशासन जो है उसके राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? बताओ कौन होता था? आंसर हो जाएगा 57 का ये होता था समाहर्ता राजस्व एकत्र करने वाला मुख्य अधिकारी था और सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था और प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। सभी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 58 अशोक के शिलालेख अभिशोक के अभिलेख जो है उसकी भाषा में और लिपि के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत बता रहा है? कौन सा कथन गलत है? 58 में गलत हो जाएगा जो ये हो जाएगा कंधार सारिकुना केवल संस्कृत लिपि। डी यहाँ से 58 का सही आंसर है। ठीक है 59 नंबर है मौर्य जो साम्राज्य उसके पतन के कारणों के कौन से तर्क यहाँ पर इतिहासकार में हेमचंद्र राय चौधरी ने दिया था? आंसर 59 का क्या होगा? ये करेक्ट है अशोक की अत्यधिक शांतिवादी नीति। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो राय चौधरी का जो मानना था कि अशोक की अहिंसक नीति साम्राज्य की सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया था जबकि यहाँ पर एचपी शास्त्री ने ब्राह्मण प्रक्रिया को कारण माना था और डीडी कौशाम्बी ने आर्थिक संकट को माना था। आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने की थी? 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ये वरदस इसका सही आंसर होगा। वरदस क्या होगा? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का क्योंकि मौर्य वंश के अंतिम शासक वरदस था और 185 ईसा पूर्व में उसने सेनापति पुष्यमेध शुंग को एक सैन्य निरीक्षण के दौरान उसकी हत्या कर दी थी और मगध शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। आंसर डी। 61 हर्षवर्धन के शासनकाल में भास्कर वर्मन कहाँ का शासक था जिसने उसके पास हंसवेग नामक दूत भेजा था? 61 का आंसर बी कामरूप यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है कामरूप क्या वर्तमान असम में भारत उस असम के शासक जो थे भास्कर वर्मन उसके वर्ष हर्ष के साथ यहाँ पर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। ठीक है और हंसवेग नामक दूत भेजा था और इन दोनों की मित्रता का उद्देश्य गौण शशांक की शक्ति को नियंत्रित करना था। 61 का बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है 62 नंबर है 62 नंबर हर्ष के बांसखेड़ा अभिलेख में किस अधिकारी का उल्लेख महाराजा और महासामंत के रूप में मिलता है? 62 का आंसर क्या होगा? 62 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है भंडी। ठीक है भंडी मंडी क्या लिखा है? भंडी शाहजहांपुर जिले से प्राप्त बांसखेड़ा अभिलेख में भंडी और मंडी को महाराज और महासामंत की उपाधियों से विभूषित किया गया था और भंडी हर्ष का चचेरा भाई और प्रधान सचिव था। 62 सी 63 चिनियात्री हेनसोंग के अनुसार हर्षकालीन समाज में शूद्रों की मुख्य वृत्ति क्या थी? 63 का आंसर क्या होगा? ये कृषि थी। हेनसोंग ने अपने विवरण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि यहाँ पर शूद्र वर्ग मुख्य रूप से कृषि कार्य में संलग्न था और गुप्तोत्तर काल में सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संकेत देता था। ठीक है तो आंसर क्या होगा? 63 का सी करेक्ट है। 64 नंबर है हर्ष के किस अभिलेख पर उसके स्वयं के सुंदर हस्ताक्षर जो थे उसका अंकित किया गया है? 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 64 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बांसखेड़ा का ताम्रपत्र अभिलेख जो अपनी लिपि के लिए
प्रसिद्ध है और इसके अंत में हर्ष ने हस्ताक्षर की जो प्रतिकृति बनी हुई है, जिससे क्या था, हर्ष की लिपि कला का ज्ञान दर्शाता है। डी यहाँ से आंसर होगा। 65 आते हैं, कन्नौज में आयोजित विशाल धम्म महासम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा हर्ष ने महायान और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कन्नौज में एक भव्य सभा बुलाई थी और इसकी अध्यक्षता चीनी यात्री ह्वेनसांग ने की थी और इसे 5वीं बौद्धिक संगीति के रूप में भी कुछ विद्वान मानते थे। ऐसे 65 का बी। 66, हर्षकालीन आर्थिक व्यवस्था में हिरण किस प्रकार का टैक्स था? 66 का आंसर हो जाएगा, ये था नगद रूप में देकर था। ये आंसर होगा 66 का, क्योंकि यहाँ पर हर्ष के समय 3 मुख्य कर थे, भाग मतलब उपज का 1/6 भाग, ठीक है, हिरण मतलब नकद ले जाने वाला, और बलि मतलब भूमि वसूलने का अधिकारी को लेकर भोगित किया जाता था। आंसर 66 का एक करेक्ट है। 67, निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयं सम्राट हर्ष द्वारा रचित नहीं है? आंसर 67 का डी, हर्षचरित। हर्ष स्वयं जो थे ये एक उच्च कोटि के विद्वान थे जिसने रत्नावली, परिदर्शिका और नागानंद जैसे नाटकों की रचना की थी, जबकि यहाँ पर हर्षचरित कादम्बरी की रचना और उसके दरबारी कवि बड़भट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रयाग में आयोजित छठे मोक्ष परिषद में संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? 68 में कौन सा सही होगा? देखो, हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग या संगम में महामोक्ष परिषद आयोजित कराता था और छठी परिषद 643 ईस्वी पूर्व 643 उसमें अपना राजकोष और व्यक्तिगत आभूषण के दान किए थे। 68 का बी करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, हर्ष के प्रशासन में स्कंदगुप्त किस सैन्य इकाई का सर्वोच्च अधिकारी था? 69 का आंसर हो जाएगा सी, गज सेना, हस्ती सेना इसका आंसर होगा, ठीक है, 69 का, क्योंकि हर्षचरित के अनुसार हर्ष की सेना में हाथियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी और स्कंदगुप्त गज सेना का अध्यक्ष था, जबकि कुंतल अश्व सेना का अध्यक्ष था। 69 का सी। 70 क्वेश्चन है, ह्वेनसांग के अध्ययन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आंसर हो जाएगा 70 का ए, सीलभद्र इसका सही आंसर होगा। जब ह्वेनसांग नालंदा पहुंचा था तब वहां के कुलपति प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान आचार्य सीलभद्र थे और नालंदा उस समय शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, जिसका खर्च हर्ष द्वारा दान किए गए 100 से 200 गाँव का राजस्व चलता था। 170 का ए करेक्ट है। 71 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी? ठीक है, चालुक्य वंश की यहाँ पर नींव डाली थी। आंसर 71 का होगा ए, तैलभ द्वितीय इसका क्या होगा? सही आंसर होगा 71 का, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रकूटों के पतन के बाद तैलभ द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी मानखेत से हटाकर कल्याणी कर्नाटक बनाई थी। 71 का एक करेक्ट है। 72, मानखेत के राष्ट्रकूट वंश की वास्तविक संस्थापक किसे माना था? आंसर 72 का होगा, यह माना था दंतिदुर्ग को। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित राष्ट्रकूट की जो राजवंश की स्थापना दंतिदुर्ग में 752 ईस्वी में की थी और उसने बादामी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित की थी, ठीक है। आंसर 72 का बी सही आंसर है। 73 है, एलोरा के सुप्रसिद्ध यहाँ पर जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक द्वारा कराया गया था? आंसर हो जाएगा 73 का, ये कराया गया था महाराष्ट्र के एलोरा स्थित एकास्मक एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया था कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। यह वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 74, कविराज वर्मा नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना किस राष्ट्रकूट शासक ने की थी? आंसर हो जाएगा सी, अमोघवर्ष करेक्ट आंसर है, ठीक है। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम न केवल महान विजेता था बल्कि यहाँ पर साहित्य का संरक्षक भी था। उसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग और संस्कृत में प्रश्नोत्तर मल्लिका की रचना की थी। 75 नंबर है, वेगी के पूर्वी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? वेंगी का आंसर 75 का हो जाएगा, ये था कौन? करेक्ट आंसर यहाँ से बी, विष्णुवर्धन इसका सही आंसर था 75 का, क्योंकि बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र वेंगी प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्मन को वहां का शासक नियुक्त किया था। उसने आगे चलकर स्वतंत्र पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की थी। 76 नंबर है, प्रसिद्ध विद्वान विल्हड़ और ज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? आंसर 76 का हो जाएगा सी, ये विक्रमादित्य छठा विक्रमादित्य 6 जो थे ये पश्चिमी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था और उसके दरबार में प्रसिद्ध कवि विल्हड़ और यहाँ पर हिंदू विधि ग्रंथ
मिताक्षरा का लेखक ज्ञानेश्वर निवास करते थे। ठीक है, आंसर क्या होगा 76 का सी करेक्ट है। 77 नंबर है त्रिपक्षीय संघर्ष जो है, ठीक है, त्रिपक्षीय यहाँ पर जो संघर्ष है, जो ट्रिपरेट स्ट्रगल, इसमें भाग लेने वाले प्रथम राष्ट्रकूट कौन था? प्रथम राष्ट्रकूट था, करेक्ट आंसर 77 का ए ध्रुव। ठीक है, कन्नौज पर आधिपत्य के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रथम राष्ट्रकूट शासक ध्रुव था और उसने प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। आंसर ए करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग आज यहाँ पर 77 ही क्वेश्चन करेंगे कवर। ठीक है, पार्ट 1 में, राइट। तो पार्ट 2 में हम लोग बाकी करेंगे 78 से। एक बात आपको याद रखना है कि देखो जितने भी टॉपिक यहाँ पर आ रहे हैं, आपको क्या करना, अभी टेस्ट स्टार्ट हुए हैं ना यूपीपीसीएस के। अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, पेपर आप सच में निकालना चाहते हो, तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि जितने भी मैं पेपर करा रहा हूँ ना, आप जैसे कि मैंने जीएस वर्ल्ड का पहला पेपर कराया, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 कराएंगे। आपको A4 पेपर का पूरा पैकेट लेना है, लेके रख लेना है। अब जैसे कि जीएस वर्ल्ड का आपने ऊपर लिखा पेज में, जीएस वर्ल्ड का पेपर 1 सब्जेक्ट डाल दो, ऊपर इतनी स्पेस छोड़ दो थोड़ा सा, ठीक है, छोटा छोटा सा लिख के छोड़ दो। और इसमें जितने टॉपिक आ रहे हैं, क्वेश्चन तो आप करो यहाँ पे साथ में कर रहे हो, साथ में आप उनको देखते जाओ कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। पेज लो, टॉपिक लिखते जाओ, जैसे कि हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं, साथ में अपना टॉपिक भी आप लिखते जाओ इसको देख के, ये कौन सा टॉपिक है इसका। या आप बोलोगे कि सर इसका टॉपिक जो है, जैसे कि मान लो मैंने 77 क्वेश्चन कराए, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आए, जैसे कि मान लेते हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कैसे निकालते हैं टॉपिक को। इसमें बोला कि कविराज वर्मा नमक कन्नड़ ग्रंथ की रचना किस राष्ट्रकूट शासक ने की थी, तो राष्ट्रकूट शासक के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, और कन्नड़ ग्रंथ क्या है सब पढ़ना। तो इसके बारे में ये आपके टॉपिक हो गए। इनको अगर डीप जाकर अच्छे से पढ़ते रहोगे ना, तो क्या आप मेंस का जो आंसर लिखोगे ना, अगर क्वेश्चन मेंस का पूछा जाएगा यहाँ से आपका GS1 में, तो वो चीज़ें आप यहाँ से कवर कर पाओगे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर डीप से अच्छे से पढ़ो, आपका मेंस और प्रीलिम्स अच्छे से तैयारी होता रहेगा और आपके पास टाइम अच्छा खासा है। टॉपिक अगर बोलोगे तो हर पेपर का मैं टॉपिक आपको पूरी लिस्ट पूरी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया करूँगा, ऊपर से लिख करके। जैसे कि जीएस वर्ल्ड का पहला पेपर है, पार्ट 1, इसका टॉपिक लिख दूंगा और टॉपिक आप उनको तैयार करो, साथ में क्वेश्चन भी तैयार करो जो क्वेश्चन ही चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे करोगे तो और अच्छा आपको रहेगा। बाकी आपको जैसा लगता है मुझे बताना कमेंट करके, या टेलीग्राम पर भी बता सकते हो। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको, हम लोग पार्ट 2 में बाकी कवर करेंगे। बाकी जितने टॉपिक यहाँ पर है वो सब टॉपिक जाके आप कवर करो, तो आपको टेस्ट और अच्छा सा लगेगा करने में सॉल्व क्वेश्चन को, है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।